दोस्तों आज की जो ये कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इसको जब मैं पढ़ रहा था ना, तब भी आंखों से आंसू बस निकल नहीं वाले थे। एक 27 साल का बेटा जो कि डूबती हुई कार में बैठा हुआ है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। पिता के पास फ़ोन मिलाया हुआ है और पिता से कह रहा है, पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लो, मुझे कैसे भी करके बचा लो। मैं एक गहरे दलदल वाले तालाब में मेरी कार कूद गई है और मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों कैसी विडंबना होगी उस समय, पापा के दिल में कितना दर्द होगा उस टाइम। और दोस्तों बेटा जब डूब रहा था, पापा दौड़ करके आता है, काफ़ी किलोमीटर दूरी तय करके आता है और 80 मिनट तक लगातार वह बेटा मदद की गुहार लगाता रहता है, लेकिन प्रशासन वहीं पर खड़ा था, कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। और प्रशासन, दमकल कर्मचारी और यहाँ तक कि पुलिस और जितने भी और जो प्रशासनिक कर्मचारी थे, उनके सामने बेटा डूब जाता है और बेटा 30 फुट गहरे गड्ढे में कार के समेत अंदर तलहटी में चला जाता है। क्या तो यह घटना थी। अभी की घटना है 16 जनवरी की रात को 12 बजे की। पूरी कहानी जानेंगे, आखिर क्या हुआ था, क्या मैटर था। और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो बड़ा गुस्सा आता है कई बार व्यवस्था के ऊपर, जो व्यवस्था को इतना ढीला रखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों युवराज मेहता, जिसकी उम्र होती है 27 साल, वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गुरुग्राम के अंदर एक कंपनी के अंदर अच्छा खासा पढ़ा लिखा बच्चा है और नौकरी भी अच्छी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। पीछे से वह नोएडा का रहने वाला है। पिता का नाम राजकुमार मेहता है और जो SBI से रिटायर है, SBI जो बैंक है उससे रिटायर होकर घर पर है। माँ का इनकी का निधन हो चुका है काफ़ी साल पहले। एक बहन है इनकी जो कि शादीशुदा है और UK में अपने पति के साथ रहा करती है। ये छोटा सा परिवार है, छोटा सा क्या, पिता और पुत्र ही है घर के अंदर, लेकिन पैसा काफ़ी है इन लोगों के पास, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। युवराज जिसके पास ग्रैंड विटारा कार है और उस ग्रैंड विटारा कार से वह जॉब पर जाया करता है गुरुग्राम और उसी से वह आ जाया करता है। अब 16 जनवरी 2026 को रात का समय होता है। जैसे ही युवराज अपनी कंपनी से निकलता है तो उस समय कोहरा बहुत ज़्यादा था। कोहरे की वजह से गाड़ी पहले आराम से चला रहा होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है रोड साफ मिलता है या फिर रेस दे देते हैं, थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़ा देते हैं। तो अब वह 16 जनवरी 2026 को रात को 12 बजे अपने घर के लिए निकल रहा था गुरुग्राम से नोएडा के लिए। दोस्तों नोएडा लौटते वक्त अब सेक्टर 150 स्थित ATS ले ग्राउंड के पास ये पहुंच जाता है। धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी और वहाँ पर एक टी पॉइंट आता है, यानी कि जिधर से जा रहा है आगे से एकदम से टी पॉइंट है, यानी कि एक सड़क इधर से इधर जाती है, एक इधर से इधर जाती है। लेकिन उस टी पॉइंट पर ही सामने एक बहुत ही गहरा तालाब है और जो कि तकरीबन 35 से 40 फुट गहराई तक खोदा हुआ है। तो वह तालाब तकरीबन 35 से 40 फीट खोदा गया था और वो बेसमेंट शॉपिंग मॉल के लिए खोदा गया था, यानी कि वहाँ पर मॉल बनना था, बेसमेंट खोदा गया था। ये भी लॉकडाउन से पहले ही खोदा गया था। उसमें सरिये खड़े हुए थे और लेकिन वह बहुत गहराई उसकी थी, तो ऊपर बारिश वगैरह में उसमें पानी भर जाता और वह बहुत बड़ा तालाब वहाँ पर बना हुआ था, गहराई काफ़ी थी। तो टी पॉइंट पर जैसे ही धुंध पड़ रही थी तो कार एकदम से सीधी रफ्तार में थी, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और एकदम से टी पॉइंट से कार दीवार को तोड़ती हुई उस तालाब के अंदर कूद जाती है। वो ऐसी जगह है दोस्तों, वहाँ पर ना तो टी पॉइंट पर आगे कोई इशारा है जैसे कि इधर जाना उधर जाना या फिर जो चमकीले निशान होते हैं वो भी कुछ नहीं है वहाँ पर, और ना ही वहाँ पर कोई पक्की ऐसी दीवार है जिसमें अगर गाड़ी टकरा भी जाए कोई तो वह दीवार ही उसको वहीं पर रोक ले। वो बिल्कुल वहाँ पर प्लेन सा ही है और साइड अंदर की तरफ दीवार थी थोड़ी सी, उसको तोड़ करके वह गाड़ी उस पानी के अंदर कूद जाती है। और जैसे वह गाड़ी पानी के अंदर कूदती है तो यह लड़का युवराज देखता है कि भाई कोहरा पड़ा हुआ है और पता नहीं कैसे दलदल में गाड़ी कूद गई है। और उसके बाद गाड़ी में जब पानी भरने लगता है तो वह जैसे तैसे गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है और अपने पिता के पास फ़ोन करता है कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी गाड़ी किसी नाले में कूद गई है सेक्टर 150 स्थित ATS ले ग्राउंड के पास। अब तो यह बात वो अपने पापा को बताता है। पापा फ़ोन पर बात करते करते तुरंत घर से निकल जाता है, क्योंकि एक
बाप का जो कलेजा होता है वो तो अलग ही होता है। इतने में दोस्तों उसका पिता थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। 112 को कॉल किया जाता है तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। 112 नंबर की गाड़ी में थोड़े बुजुर्ग से टाइप के पुलिस वाले थे। आकर के वहाँ पर देखते हैं धुंध पड़ रही थी और उस तालाब में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वह फ़ोन करके उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो बेटा। तो वह अपनी टॉर्च वगैरह जलाता है, खूब कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जो यह पुलिस वाले थे और जो पिता था इसको नज़र नहीं आता है वह बच्चा। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो दमकल टीमें होती हैं वो भी पहुंच जाती हैं और वह भी आकर के खड़ी खड़ी देखती रहती हैं कि आखिर यह फंसा कहाँ है, और कोई भी उस पानी में उतरने की हिमाकत नहीं करता है। कुछ तो कहते हैं हमें तैरना नहीं आता, और शायद कुछ जिनको तैरना आता होगा वह ठंडे पानी की वजह से, और उस तालाब के अंदर सरिये खड़े हुए थे लेंटर वाले, वो ये सोचते हैं कि शायद कूदते ही कहीं सरिये पार ना हो जाए, इसकी वजह से वह कूदते नहीं हैं। और पुलिस वाले जो कि बुजुर्ग थे शायद वह तैरना नहीं जानते हो या फिर वह नहीं कूदे। अब इधर दोस्तों वह बेटा चिल्लाता रहता है पापा मुझे ढूंढो, लेकिन उनको कहीं भी वह लड़का नज़र नहीं आ रहा था। रात का समय था, 12 बजे गाड़ी गिरी थी, अब काफ़ी टाइम गुजरने लगा था। लेकिन दोस्तों अब गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी में पानी भरता जा रहा था। गाड़ी आखिर कब तक पानी के ऊपर तैरती रहती। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर उमड़ आती है, लेकिन भीड़ में से किसी की भी हिम्मत उस तालाब के अंदर उतर करके उस लड़के को बचाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। उसके बाद 1:15 पर एसडीआरएफ और बाद में एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती हैं। लेकिन दोस्तों घने कोहरे में युवराज उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों को जो वहाँ पर थे उनको उनकी युवराज की टॉर्च नज़र भी आ जाती है। लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, किसको क्या बताएं, लोग कोशिश कर रहे थे किसी तरह से पता लग जाए कहाँ पर है, और कूद कोई नहीं रहा था पानी के अंदर। गड्ढा 35 से 40 फीट गहरा था और सरिये का भी डर था। अब यहाँ पर एक दोस्तों युवराज जैसे टॉर्च चलाकर दिखा रहा था सभी को, और हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी, और पिता वहाँ पर तड़प रहा था कि मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। यानी कि पूरा जुगाड़ है, पूरा सिस्टम है, दमकल कर्मचारी पुलिस हैं और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सब कुछ है वहाँ पर, लेकिन कोई भी पानी में कूद ही नहीं रहा था। यहाँ पर ये किसका कसूर मानेंगे दोस्तों। अब जब पिता तड़प रहा होता है, रो रहा होता है, इतने में ही इस काम को करने में 80 मिनट बीत जाते हैं। और जैसे ही 80 मिनट बीत जाते हैं उसके बाद बेटे की आखिरी बार चिल्लाने की आवाज़ उनको सुनाई देती है, और उसके बाद बेटे के बोलने की आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। यानी कि वह पानी के अंदर कार के समेत नीचे पानी की तलहटी में गहराई में जा चुका था। इतने में दोस्तों वहाँ पर अब बेटे की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम होता है मुनेंद्र, वह भी वहाँ पर आता है, देखता है ये भीड़ क्यों लगी हुई है, लोगों से बातचीत करता है, पुलिस वालों से बातचीत करता है। तो वह सभी लोग ये कहते हैं इसके अंदर गाड़ी कूद गई है, और वह लड़का अभी तक चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही है। तो किसी आदमी ने कहा इस डिलीवरी बॉय से कि अभी शायद वह मरा नहीं होगा, अभी अभी नीचे पानी के अंदर गाड़ी डूबी है। तो यह जो मुनेंद्र होता है ये अपने कपड़े उतारने लगता है कि मैं बचा कर लाऊंगा। पुलिस वाले इससे कहते हैं कि तुम्हें तैरना आता है। मुनेंद्र कहता है हाँ मुझे तैरना आता है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है कूद जाओ तो। और उसके बाद यह लड़का मुनेंद्र जो डिलीवरी बॉय था उस पानी के अंदर कूद जाता है। लेकिन यह जब वहाँ पर पहुँचता है तब तक वह गाड़ी इस लड़के युवराज मेहता को पानी की गहराइयों में खींच चुकी थी, और वह अंदर नीचे गहराई में जा चुका था। यह खूब काफ़ी इधर उधर देखने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह नहीं ढूंढ पाता है। और इधर अब नाव वगैरह भी प्रशासन वहाँ पर नाव में बैठकर भी उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तक वह डूब चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और पिता का बहुत रो रो कर बहुत बुरा हाल था। दोस्तों यह जो डिलीवरी बॉय होता है यह अब अपने ऊपर अफसोस करता है कि काश मैं थोड़ा सा पहले आ जाता, जब तक उसकी आवाज़ें आ रही थी तो मैं उसको निकाल कर ले आता। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब एक सोचने की बात है, क्या इतनी भीड़ थी किसी पर तैरना नहीं आता था? एक इंसान की जान जा रही है लेकिन कोई पानी में भीगना नहीं चाहता है, या फिर किसी को तैरना आता है तो वो अपनी बात को बता नहीं रहा है कि मुझे तैरना आता है। प्रशासन भी काफ़ी था, दमकल कर्मचारी भी थे, तो ऐसा क्यों हुआ? ये बड़ा मतलब एक सोचने की बात है। प्रशासन के होते हुए एक इंसान की जान चली जाती है उनकी आंखों के सामने, लेकिन अब कहें भी तो कहें क्या। और
ये जो डिलीवरी बॉय बार बार अपने ऊपर थोड़ा ये करता है कि मैं थोड़ा पहले आ जाता तो मैं इसकी जान बचा लेता। अब दोस्तों यहाँ पर जो नोएडा अथॉरिटी है, जिम्मेवारी इसकी थी। इसने वहाँ पर ना कोई निशान लगा रखे थे और ना ही कोई ऐसे इंडिकेशन लगा रखे थे कि भाई यहाँ पर तालाब है। आगे टी पॉइंट था और सीधी सामने से गाड़ी ज़ोर से, अगर थोड़ी सी भी ज़ोर से आएगी तो सीधा टी पॉइंट से उस तालाब में कूद जाएगी। ऐसा वहाँ पर सिस्टम है उस तिराहे पर। और ये लड़का बताता है, जो ये डिलीवरी बॉय था, कि अब से 15 दिन पहले एक ट्रक भी इसके अंदर कूद गया था और जैसे वो इसके अंदर कूदा था तो सरिये हैं इसके अंदर, उनमें टायर लगे और बहुत ज़ोर से टायर फटने की आवाज़ आती है। और ये बता रहा था कि मैं उसी ट्रक के पीछे अपनी बाइक चला रहा था सेफ होकर के, कि भाई आगे ट्रक है, कुछ भी होगा तो ट्रक को हो जाएगा, कोहरे का टाइम है तो मैं थोड़ा बच जाऊँगा। और थोड़ी देर बाद वह ट्रक उस गहरे तालाब में कूद गया था। पहले भी यह हुआ था लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर शायद जान नहीं गई किसी की। तो दोस्तों यहाँ पर जिम्मेवारी किसकी थी? यहाँ पर सबसे मेन जिम्मेवारी नोएडा अथॉरिटी की थी। फिलहाल वहाँ पर अच्छी तरह से दीवार बनाई जा रही है, पूरी तरह से इंतज़ाम किए जा रहे हैं। लेकिन उस बाप का क्या, जिसका बेटा तो मर गया ना, अब वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन चलो ठीक है, कोई और हादसा तो कम से कम नहीं होगा, वो अब कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पर बहुत ही एक मार्मिक घटना हुई है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और 16 जनवरी रात को 12 बजे का ये वाक़या है और कौन सी जगह पर? सेक्टर 150 स्थित ATS ले ग्राउंड के पास और नोएडा के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह मामला हुआ है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं धीरज बरनवाल। 23 जनवरी को यानी कि 23 जनवरी को इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो शादी की सालगिरह है इनकी। और भाई को मैं एडवांस में ही मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपकी गृहस्थी अच्छे से चले, आपका परिवार अच्छे से खेलता रहे और खिलता रहे, मुस्कुराते रहे सभी परिवार के लोग, और आप हमेशा खुश रहें। उसके बाद हमारे साथ पवन कुमार कमेंट करते हैं, कहानी बहुत सही है। उसके बाद हमारे साथ दशरथ कुशवाहा हैं, बहुत अच्छी कहानी जी। लोकेश नागर कमेंट करते हैं, नागर रेलवे जिला 12 राजस्थान से हैं। उसके बाद मोनू जैन, वेरी नाइस भाई जी, भाई ने सही किया। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, बहुत ज्ञानवर्धक आपकी कहानी है, कोई भी भाई ऐसा देखकर नहीं बर्दाश्त करेगा। जय श्री राम, जिला गोपालगंज, बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और उसके बाद सुनहरी लाल जयपुर से कमेंट करते हैं, ठिकाना भरतपुर में है फिलहाल। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। पवन कुशवाहा अमर भाई कमेंट करते हैं, भैया आपको ऐसा क्या हो गया था जो आपने हाथ कटवाना पड़ा? पवन कुशवाहा जी, मैं 15 साल पहले जब कॉलेज जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा सा बुलेट बाइक थी मेरे पास, तो उसका अगला टायर फट गया था, शायद कोई कील वगैरह लग गई हो उसमें। उसके फटने से बाइक ज़मीन पर गिरी सड़क पर और मैं हाथों के बल गिरा था। तो हाथों में बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं थी, थोड़ी बहुत चोट थी, लेकिन उन हाथों में थोड़ा रेत वगैरह धूल मिट्टी लग गई थी। तो उससे क्या होता है, उस टाइम तो वो सही हो जाते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, शादी वगैरह हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। 15 साल के बाद अब हाथ में दर्द होना शुरू हुआ मेरे में, तो इसकी मैंने जो पेन किलर होती है वो लेना स्टार्ट किया, देखा भाई इससे हो जाएगा। लेकिन दर्द असहनीय था, दिन में 5-5 बार पेन किलर लेने पड़ते थे और दर्द फिर भी बंद नहीं होता था। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने बताया कि ऑस्टियोमाइलाइटिस हो चुका है भाई साहब। आपका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो पहले मिट्टी धूल रह गई थी इसके अंदर ही, और ऊपर से सही हो गया था, उसने अंदर से हड्डी गलानी चालू कर दी और इसकी वजह से आपका हाथ में अब गलाव लग गया है और ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो जाएगा। पहला ऑपरेशन हुआ फिर भी आराम नहीं पड़ा, इसी तरह से 6 और 7 ऑपरेशन हो गए थे। और फिर हाथ में जो गलाव था हड्डी में, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, और वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि भैया अब जान जा सकती है आपकी, या तो हाथ को निकलवा दो। मैंने तुरंत कह दिया भैया मेरा हाथ निकाल दो। तो कोहनी से भी 3 उंगल ऊपर तक मेरा हाथ जो सही था वो भी उन्होंने निकाल दिया। और उसके बाद अब दर्द नहीं है, वरना तो 3 साल लगातार रात भर दर्द, दिन भर दर्द, और शूटिंग भी करता था, 20 शूटिंग में रुकना पड़ जाता था, दर्द हो जाता था। तो बहुत बुरे दिन देखे थे उस टाइम, लेकिन अब दर्द नहीं है। हाथ तो गया लेकिन अब परेशानी नहीं है, और जो भी थोड़ी बहुत जो कमी हो जाती है हाथ की वो तो भाई भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन जान बच गई। तो ये कहानी थी। उसके बाद हमारे साथ हैं रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सराहनीय है जी।
कृष्ण बोहरा कमेंट करते हैं, और उसके बाद एस बाबू कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, हरिशंकर यादव कमेंट करते हैं, सिकरम राज कमेंट करते हैं, पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, भीकम कुशवाहा कमेंट करते हैं आगरा से, और सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं, लेखराज कुमार हैं, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खाडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।